ऑन है क्या? ऑन है? कुछ होमवर्क था ना, करके आए हो? क्या था होमवर्क? डिफरेंस लिखा सबने? कौन नहीं लिखा है? कोई तो होगा, खड़े हो जाओ। और किसने नहीं किया होगा? बाकी लोग नहीं किए? देखो भाई आजू बाजू वाले लोग, तो झूठ बोलोगे अगर तो तुम ही फंसोगे फिर। किया है तुम्हारे बगल वाले ने? नहीं किया उसने? तेरा डायग्राम बचा है बस, टेबल बनाया है? ले गया? किया इसने? नायडू ने किया? आओ दिखाओ। ये अभी किया क्या? जल्दी जल्दी भूल गया था, आया नहीं था। क्यों नहीं किया बेटा? एब्सेंट। बैठ। क्यों एब्सेंट थे भैया तुम लोग? तबीयत खराब थी तुम्हारी? तुम बाहर? फीवर था? अभी ठीक हो? ठीक है बेटा अभी सब ओके? अभी और तो कहीं बाहर भी जाना है किसी को? बाहर बाहर कुछ ऐसा शौक तो नहीं रखते हो तुम? हाँ बैठ जाओ। ठीक है अभी रिकॉर्डिंग ले लेना आप लोग, ग्रुप में एडेड हो ना सब लोग, जो जितने लोग एब्सेंट थे। तो जो भी रिकॉर्डिंग है उसको देख के नेक्स्ट क्लास तक अप टू डेट रहना, ठीक है? नहीं तो आगे का मॉलिक्यूलर बेसिस समझ नहीं आएगा। 3 क्लास से एब्सेंट था जो है ना, पहले का पूरा पढ़ लेना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा आगे का क्लास। अभी मेरे को लगता है 1 लेक्चर डल गया ना मॉलिक्यूलर का, डला है क्या? 1 पार्ट डला है शायद, कि 2 पार्ट डला है? 2 डला है, ठीक है। तो जितना हो सके पढ़ लेना, जितना ग्रुप में अवेलेबल है लिंक से, और साथ में आ जाना क्लास के, ठीक है? जितने लोग एब्सेंट थे, जो भी क्लास मिस किए थे, ठीक है? चलो अब कोई डाउट है बेटा किसी को? कुछ डाउट है क्या पिछले क्लास में? समझ में आया पिछला क्लास? ठीक है, ऑल ओके? एनसीईआरटी पढ़ा जितना बोला था मैंने? समझ में आई बेटी? एनसीईआरटी समझ आया? थर्ड एंड में सीसीए, ये जो सीक्वेंस है ना टीआरएनए में, पिंक कलर कौन सेलेक्ट करके रखा है यार? जैसे ये बेटा 3' एंड है ना, और ये टीआरएनए का एक्सेप्टर आर्म है। तो इसमें जो लास्ट के 3 न्यूक्लियोटाइड रहते हैं वो कौन से रहते हैं? CCA। तो अपने को यही सीक्वेंस दिखता है, ठीक है? तो वो उसी का डिटेल लिखा हुआ है। और जो अपना 5' एंड है उसमें हमेशा हमको क्या दिखता रहेगा? G दिखता रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों दिखेगा G? C किसके साथ बॉन्ड करता है? G के साथ। A किसके साथ बॉन्ड करता है? T के साथ। तो यहाँ क्या दिखेगा? G। तो आपका जो 3' एंड है उसमें आपको क्या ज़्यादा दिखते रहेंगे? C। 5' एंड में क्या ज़्यादा दिखता रहेगा? G। हाँ यार U, सॉरी U है ना। तो C के साथ किसका पेयरिंग है बेटा? G के साथ। तो अगर 3' एंड में आपको C का रिपीटेशन ज़्यादा दिख रहा है, तो 5' एंड में किसका रिपीटेशन दिख रहा है? G का, है ना? वो सीक्वेंस है, वो देखा गया है ऐसा। और कुछ डाउट? COH कैसे आता है? ऐसा शुगर होता है बेटा, ठीक है? ये दोनों क्या है ना? कार्बन है। अब यहाँ से अगर अपन OH लगा दें, है ना, एक OH ग्रुप होता है ना, पता है आपको? 3' कार्बन पे। तो ये जो COOH ये वाला जो एक बॉन्ड बन रहा है, इसको अपन एक साथ क्या लिख दे रहे हैं? COH बॉन्ड है ये, ठीक है? वो एक रेस्पेक्टिव कौन से कार्बन के लिए लिखा हुआ है? 3' कार्बन के लिए लगा हुआ है, कि वहाँ पे आपको ये ऐसा बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है? और कुछ
डाउट? एनसीईआरटी में कोई डाउट? पढ़ा है कि एनसीईआरटी पढ़ा है ना? चलो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है कि जेनेटिक मटेरियल अपन को आज पता है कि डीएनए और आरएनए होता है ना? तो जब साइंटिस्ट लोग ने एक्सपेरिमेंट कर रखा है तभी तो आपने आज इस चीज़ को मान रहे हैं कि यार डीएनए हो सकता है या तो क्या हो सकता है, आरएनए हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे स्टार्ट हुए थे, ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ये पूरा प्रोसेस अभी अपन देखने वाले हैं। कौन से टॉपिक में? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में। हमको उस वक्त सिर्फ इतना पता था कि यार एक डीएनए नाम का न्यूक्लियोटाइड है, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है, और एक आरएनए नाम का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। बट ये नहीं पता था कि यार हम लोग जब इनहेरिटेंस कर रहे हैं, हमारा जनरेशन हमारी सेम प्रॉपर्टी को कैसे लेके जा पा रहा है। तो क्या वो डीएनए पास हो रहा है, क्या वो आरएनए पास हो रहा है, कि क्या वो प्रोटीन पास हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी किससे बनी हुई है बेटा? प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन को क्या बोला जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना। कोई भी सेल में जो मेन साइटोस्केलेटन होता है हर एक सेल का, मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है उसका? प्रोटीन। मेन कंस्टिट्यूएंट ऐसे तो वाटर होता है ना। वाटर के बाद अगर जो पूरा ढांचा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। तो पहले के जो थॉट्स आते थे साइंटिस्ट लोगों को, यही आते थे कि हो सकता है यार प्रोटीन जाता हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। फिर हमको किसके बारे में पता चल गया था? डीएनए, आरएनए। फिर उन्होंने सोचने लगे कि यार डीएनए भी जा सकता है, क्या पता हो सकता है आरएनए जाता हो। तो इन तीन चीज़ का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अब ये एक्सपेरिमेंट कब स्टार्ट होगा यार? जब माइक्रोस्कोप बना होगा। ठीक है, तो ये पूरा सर्च ऑफ जेनेटिक मटीरियल कब से स्टार्ट हुआ था? बाय द ईयर 1926। ठीक है, बाय 1926 जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को अपन ने जोर दिया, जब मॉलिक्यूलर लेवल पर रिसर्च चालू हुआ, तब अपन ने स्टार्ट किया कि भैया अपना जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली है क्या। एक मॉलिक्यूलर लेवल रिसर्च चालू हो चुका था बाय द ईयर 1926। अब यहाँ पे आपको 3 एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं मेनली। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट 1। इस एक्सपेरिमेंट का नाम लिख रहे हैं अपन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इट वॉज गिवन बाय ग्रिफिथ। साइंटिस्ट का नाम है बेटा ग्रिफिथ। ये ग्रिफिथ साइंटिस्ट इन द ईयर 1928 एक एक्सपेरिमेंट किए थे जिसको अपन नाम क्या दे रहे हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे आप लोग प्रैक्टिकल अपना नोटबुक भरते होगे पहले, तो एक कॉलम होता है उसमें सबसे पहले कोई भी एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए यार एक प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले लिखा जाता है एम। अपना एम क्या है? टू प्रूफ व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। फिर क्या लिखते हैं अपन? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, है ना। तभी तो आपको पता चलेगा कि अपन क्या क्या सामान यूज़ किए हैं, और उसके बाद अपन करते हैं प्रोसीजर, है ना। तो एम तो बेटा पता ही है, ये टॉपिक का ही नाम है सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ना वो भी अपन क्या देख रहे हैं? मटेरियल्स क्या क्या यूज़ किया था इन्होंने। इन्होंने यूज़ किया था एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है यार? निमोनियाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया का शेप क्या है, किसी को पता है? कैसा शेप होगा इसका? स्फेरिकल होगा, क्योंकि इसके नाम में क्या लगा हुआ है बेटा? कोकस, है ना। विब्रियो लगा रहता तो कॉमा शेप, बैसिलस लगा होता तो रॉड शेप, स्पाइरिलियम लगा रहता तो स्पाइरल शेप। ठीक है, रिबन लाइक शेप। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एक बैक्टीरिया था जिसके 2 वैरायटी थे यार हम लोग के पास। एक था रफ स्ट्रेन
और दूसरा है स्मूथ स्ट्रेन। सेकेंड लिया इसने एक रैट। कोई भी एक्सपेरिमेंट यार पहले ह्यूमंस में नहीं किया जाता है, किस पे किया जाता है? पहले ऐसे किसी भी एनिमल्स पे किया जाता है, पहले छोटे एनिमल पे करेंगे, फिर ह्यूमन में कोई भी वैक्सीन देने से पहले, जैसे कोविशील्ड और कोवैक्सीन बन के आया था, तो पहले क्या किया गया था? डायरेक्ट हमको दे दिया गया था क्या? पहले बंदर वंदर को दिया जाता है बिकॉज दे आर सिमिलर टू अस। उसके बाद फिर कुछ पॉपुलेशन को दिया गया ह्यूमन के, उनका ऑब्जर्वेशन किया गया, फिर अगर लगा कि हाँ यार ये सेफ है, इनको कुछ नहीं हुआ, तब फिर इसको मास पॉपुलेशन में दिया जाता है ना। तो अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ह्यूमन पे तो करेंगे नहीं। क्या लिया? एक जानवर लिया। कौन सा जानवर लिया? रैट लिया। बैक्टीरिया कौन से थे अपने पास? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, और इसके भी दो वेरिएंट। वेरिएंट का मतलब है टाइप्स। एक कैसा था? रफ स्ट्रेन, और दूसरा कैसा है? स्मूथ स्ट्रेन। रफ स्ट्रेन का मतलब नेचर में कैसा होगा बेटा? रफ होगा। स्मूथ का मतलब क्या है? नेचर में कैसा होगा? स्मूथ। स्मूथ होने का मतलब है इनका, अगर मैं शेप तो आपको पता है बेटा कैसा होगा, इस तरीके से होंगे, है ना, गोल गोल से बैक्टीरिया होंगे, और इनके अराउंड ना ऐसा क्या बना रहेगा? एक कोटिंग बना रहेगा जो इनको क्या प्रोवाइड करता है? ऐसा स्मूथनेस प्रोवाइड करता है। यही बैक्टीरिया जिसके अराउंड स्मूथनेस, कोई स्मूथ लेयर नहीं बना रहे अपन, तो ये बैक्टीरिया कैसा दिख रहा है? रफ। ठीक है, तो ये स्मूथ एक ग्लाइकोकैलिक्स टाइप का लेयर होता है, स्लाइमी सा लेयर होता है जो बैक्टीरिया को कवर कर लेता है, जिसकी वजह से ये रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन से क्या होता है? अलग होता है। समझ में आई बेटा चीज़ें? और क्या लिया अपन ने? रैट लिया। अब इन्होंने क्या किया? प्रोसीजर क्या है इसका? ये कौन सा स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन। इस आर स्ट्रेन को किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया गया? एक रैट के अंदर। जब आर स्ट्रेन को इस रैट के अंदर इंजेक्ट किया गया, बेटा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई में, ये निमोनियाई वर्ड कुछ सुना सुना लग रहा है क्या? कोई एक बीमारी से सिमिलर लग रहा है। कौन सा बीमारी? निमोनिया। क्या हम निमोनिया से बच सकते हैं? हम बचते हैं। बहुत लोगों को निमोनिया होता है, बच जाते हैं। वो क्यों बच जाते हैं? क्योंकि हमको क्या मिलता है? एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, उसके वैक्सीन मिलता है। हमको पता है कि ये निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो हमको पता है यार हम लोग क्या देंगे दवाई में? एंटीबायोटिक देंगे। चूहे को पता है क्या ये बात? चूहे के पास कोई दवाई देने वाला है क्या? अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? इसके अंदर आके निमोनिया कॉज कर सकता है। ठीक है, अब ये निमोनिया कॉज करे, अगर हमारे पास दो वैरायटी है बेटा बैक्टीरिया का, एक अपन क्या बोल रहे हैं? आर स्ट्रेन, एक क्या बोल रहे हैं? स्मूथ स्ट्रेन। हम सोच के क्या इंजेक्ट कर रहे थे कि यार ये तो इसको रैट को निमोनिया कॉज कर सकता है और ये रैट क्या हो जाएगा? थोड़े समय बाद मर जाएगा। बट क्या हुआ एक्सपेरिमेंट में? ये रैट इट सर्वाइव। समझ में आई बेटा बात? आर स्ट्रेन डाला रैट के अंदर और रैट को कुछ नहीं हुआ। समझ में आई बेटा बात? फिर अपन ने देखा, साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, दूसरा रैट लिया, अब इसमें कौन वाला स्ट्रेन डाल रहे हैं? ये वाला स्ट्रेन कौन सा है बेटा अपना? एस स्ट्रेन। इस एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन को जैसे इंजेक्ट किया, यहाँ पे क्या हो गया? डेथ। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि यार ये जो बैक्टीरिया है इसके दो टाइप्स हैं। एक तो क्या था? आर, एक क्या था? एस। आर क्या हार्मफुल है? एस क्या हार्मफुल है? यस, क्योंकि एस जैसे डाला तो ये रैट का क्या हो गया? इट डाइड, मतलब इसने निमोनिया कॉज किया होगा। आर स्ट्रेन ने निमोनिया कॉज नहीं किया होगा, मे बी, या किया होगा तो इसने फाइट कर लिया होगा, उतना अच्छा नहीं कॉज किया होगा, है ना। अब साइंटिस्ट लोगों को समझ में आ गया कि यार जो आर स्ट्रेन है इसको अपन लिखते हैं नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट का मतलब होता है
कोई भी चीज़ में वायरुलेंट का मतलब होता है पैथोजेनिक, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको बीमार कर सके, है ना। वायरुलेंट का मतलब जो बीमार कर सके, इट इज़ पैथोजेनिक। तो हमने इसके आगे क्या लगा लिया, नॉन वायरुलेंट, मतलब आर स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, ये डिजीज कॉजिंग नहीं है। एस स्ट्रेन के बारे में क्या पता चला, इट इज वायरुलेंट, मीन्स इट कैन कॉज डिजीज एज वेल एज इट कैन कॉज डेथ। अब नेक्स्ट ट्रैट लिया, इस पे क्या किया, इसमें लिया इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन। हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का मतलब ये बैक्टीरिया कैसा होगा, जिंदा होगा क्या, नाम में लिखा हुआ है इट इज किल्ड। किससे मारे अपन इसको, हीट से। कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम लोग एक लेवल तक हीट बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया भी एक लेवल तक हीट बर्दाश्त कर सकता है। हर बैक्टीरिया, ये सब जो बैक्टीरिया, ये सब यू बैक्टीरियाज हैं, दे आर नॉट थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट टेम्परेचर हॉट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके। अब इनको हीट दिया गया इस बैक्टीरिया को, तो यार इनका मेन बैक्टीरिया के पास क्या है यार, प्रोकैरियोटिक सेल के पास होता क्या, कोई ऑर्गेनल होता है क्या, नहीं। मेन इनको क्या प्रिजर्व करना है, अपना जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल बच गया तो ये वापस से किसी भी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जा सकते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं जिसको अपन, या ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो कैसे भी अपना जेनेटिक मटेरियल प्रिजर्व करने का कोई भी ऑर्गेनिज्म सोचता है ना। हीट से क्या होता है ना, आप लोगों को पता है ये जो डीएनए है इट इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए क्यों है, बिकॉज इन दो स्ट्रैंड्स के बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। हीट क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देता है बेटा, तोड़ देता है। जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड था वो क्या हो जाएगा, सेपरेटेड हो जाएगा, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा। क्या डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में फंक्शन कर सकता है, नहीं। तो अब क्या ये बैक्टीरिया जीवित कहलाएगा, नहीं, इट इज डेथ, है ना। लेकिन अगर हम इसको अगेन, अब ये बैक्टीरिया का डीएनए ऐसे सेपरेटेड है, अगेन हम इसको फेवरेबल टेम्परेचर दे दें तो क्या होने लगता है, ये दो स्ट्रैंड वापस से अगेन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड के पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स तो प्रेजेंट है। टूटा क्या था, बस हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों टूटा था, बिकॉज ऑफ हीट। हीट हटा दिया, वापस से उसको नॉर्मल टेम्परेचर दे दिया, तो डीएनए कैन बी अगेन फॉर्म। डीएनए अगेन बन जाना मतलब क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म वापस से जीवित हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास जो स्ट्रेन मिला है ये कैसा है, हीट किल। अभी मतलब इनको कोई भी फेवरेबल इन्वायरमेंट दिया नहीं गया है। अब हीट किल एस स्ट्रेन को अगर इसमें डालेंगे रैट में तो क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है क्या, इसको नहीं होने वाला है, क्योंकि ये मरा हुआ बैक्टीरिया है, इसके डीएनए तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रोटीन ही नहीं बना पा रहे हैं, तो निमोनिया कहाँ से कॉज कर पाएगा, कोई टॉक्सिन ही नहीं बना पाएगा तो निमोनिया कैसे कॉज कर पाएगा, सॉरी सर्वाइव, ठीक है। दिस रैट सर्वाइव, क्यों, क्योंकि डीएनए स्ट्रक्चर टूट चुका है। डीएनए स्ट्रक्चर टूट चुका है तो भाई सब पूरा लिखा जोखा सब चीज़ किसके पास था, डीएनए के पास। निमोनिया कॉज करने के लिए जो जहर बनाना था वो भी कोडिंग किसके पास था, डीएनए के पास। डीएनए फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो कोई जहर नहीं बन पा रहा है, आप निमोनिया कैसे कॉज कराओगे। ये रैट क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। अब इन्होंने नेक्स्ट एक और बार ट्राई किया इस चीज़ को। अब क्या किया इन्होंने लिया आर स्ट्रेन प्लस हीट किल एस स्ट्रेन, ठीक है। क्या क्या लिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को लिया और कौन सा लिया, हीट किल एस स्ट्रेन। अब अगर आप देखो हीट किल एस स्ट्रेन, इसमें क्या रैट को कोई फर्क पड़ रहा था, आर स्ट्रेन से क्या कोई रैट को फर्क पड़ रहा था, नहीं। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, रैट को सर्वाइव करना चाहिए, बट क्या हो जाता है बेटा, क्या हो जाता है, रैट का डेथ। अब ये जो हुआ कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, बोलो बेटा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो गया होगा,
बैक्टीरिया का बेटा एक प्रॉपर्टी होता है, मोनेरा जब पढ़ा था तो हमने एक जेनेटिक रिकम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। 3 तरीके से जेनेटिक रिकम्बिनेशन होता है। क्या क्या होता है वो? ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कंजुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता था? कोई भी बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को मरा हुआ देखता था तो क्या करता था? उसका जेनेटिक मटेरियल को कैप्चर कर लेता था। बैक्टीरिया की टेंडेंसी होती है, जहाँ दिखा हुआ जेनेटिक मटेरियल जहाँ दिख रहा है, जिसका दिख रहा है उसको क्या कर लेंगे? ये कैप्चर कर लेंगे। ये जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था, भोला भाला सीधा साधा, इसको किसका जेनेटिक मटेरियल दिखने लगा? साफ साफ एस स्ट्रेन का। एस स्ट्रेन का जेनेटिक मटेरियल अभी किस कंडीशन में था? सिंगल स्ट्रैंडेड था। ये इस बैक्टीरिया के अंदर तो फंक्शन नहीं कर पा रहा था, बट जैसे ही आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया ने अपने अंदर इसको एब्जॉर्ब किया, आर स्ट्रेन तो कैसा था बेटा? जीवित बैक्टीरिया था। उसके अंदर का सारा कंडीशन कैसा होगा? फेवरेबल। जैसी फेवरेबल कंडीशन मिला, ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए थे क्या हो जाएंगे? वापस से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मतलब क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए किसके पास पहुंच गया? आर स्ट्रेन के पास। एस स्ट्रेन कमांड करके आर स्ट्रेन को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। किस फॉर्म में बेटा? किस फॉर्म में? एस स्ट्रेन में। क्या बना देगा? इसको नॉन वायरेलेंट से वायरेलेंट। ये हम अभी क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि डीएनए ट्रांसफ़र हो सकता है, हमको पता है कि एक प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन, हमको पता है ट्रांसडक्शन होता है, इसलिए हम इस चीज़ को गेस कर सकते हैं। इस समय इनको इस लेवल का इन्फॉर्मेशन नहीं पता था, ठीक है। अभी ये लोग क्या सोच रहे हैं कि यार कुछ तो ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर से इसके अंदर गई है और आर स्ट्रेन को गंदा बैक्टीरिया बना दिए, बैड बैक्टीरिया बना दी, जो कि पहले कैसा था? नॉन वायरेलेंट था, अब क्या हो गया है? वायरेलेंट हो गया है ना। कुछ ऐसी चीज़ है जो आर स्ट्रेन के नेचर को बदल दिया है, कुछ ऐसा चीज़ है जो आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब बदलना। ये चीज़ को इन्होंने क्या नाम दिया बेटा? क्या था अपना हेडिंग? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। दे डोंट नो कि अभी क्या है वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। अभी तो ये शुरुआत हुआ है कि भाई एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे के पास पहुंच रहा है, इसका ये शुरुआत यहाँ से हुआ था कि इनको पता चला कि यार एक बैक्टीरिया के अंदर से कुछ गया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, और दूसरा बैक्टीरिया जो कि पहले बिल्कुल सीधा साधा था अब वो खौफनाक बन गया। समझ में आया बेटा? उस चीज़ को इन्होंने नाम क्या दिया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अभी इनको नहीं पता है ग्रिफिथ को कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए है, आरएनए है कि क्या है। बट कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है तो 4 लोग दिमाग लगाते हैं बेटा उसमें बैठ के। तो 4 लोग दिमाग लगाए तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होगा प्रोटीन। क्या होगा? प्रोटीन। तो एक क्वेश्चन आता है नीट में, विच वॉज among the following which of the substance was first thought to be genetic material? थॉट मतलब क्या सोचा गया था कि जेनेटिक मटेरियल होगा बेटा? प्रोटीन। पहले अपन सोचे क्या थे? प्रोटीन। एक्चुअली क्या जेनेटिक मटेरियल है? डीएनए और आरएनए। हमारे लिए डीएनए, वायरस के लिए आरएनए। तो सोचा क्या गया था? शक किस पे किया गया था? पहला शक इट वाज प्रोटीन। समझ में आया? ये बना लिया क्या तुम लोग ने? कहाँ से लिखोगे? ऊपर करोगे नीचे करूँ? ऊपर करूँ ना तो यही से ना। हाँ ये बना लो फटाक से। बना लिया? कितने लोग का बचा है? हाँ बनाओ। रिकॉर्डिंग ऑन है ना?
अब कितने लोगों का बचा है? चूहा बना रहा है, केक बना रहा है। हाँ, खतरनाक चूहा बन गया सबका। अब लिखो एक लाइन। ग्रिफिथ कंक्लूडेड दैट R strain bacteria somehow has been transformed by heat killed S strain bacteria. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। This was named as transforming principle, which converted R strain into S strain bacteria. Earlier it was thought to be protein. हो गया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, इट वॉज डन बाय मैकलॉड एवरी। 3 साइंटिस्ट थे, मैकलॉड, ऑसवाल्ड एवरी एंड कार्टी। इन्होंने क्या किया था, 1933 से इसका 1933 टू 1944 इन्होंने क्या किया था, ये जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ना बेटा, उसी को क्या किया, कंटिन्यू कराया। अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से सब लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे कि यार ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रोटीन है ना। तो इन्होंने सोचा कि यार चलो प्रूफ करते हैं कि ये प्रोटीन है ना। तो इन्होंने क्या किया, ऐसा 4 बीकर लिया। इस 4 बीकर में कौन से स्ट्रेन डाल दिए, सॉरी कौन से स्ट्रेन डाल दिए बेटा अपन, आर स्ट्रेन। पहले उन्होंने लिया जिस चीज़ पे ज़्यादा शक कर रहे थे, क्या शक कर रहे थे कि वो प्रोटीन होगा, तो इन्होंने एस बैक्टीरिया का क्या निकाल दिया, प्रोटीन। कल्चर ऑफ एस बैक्टीरिया, इससे इन्होंने क्या निकाला बेटा, प्रोटीन। एस बैक्टीरिया का प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया गया और प्रोटीन को डाल के देखा, ठीक है, कि अगर ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है तो सारे के सारे आर स्ट्रेन किस में कन्वर्ट हो जाने चाहिए, एस में। बट क्या दिखा, नो चेंज, ठीक है। तो प्रोटीन आउट, लिस्ट से बाहर, ठीक है। अब हमको पता है कि यार 2 मटेरियल अपने पास और है, डीएनए, आरएनए। अब लिया इन्होंने आरएनए, एस बैक्टीरिया का
RNA डाला, क्या होगा? चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल क्या है? DNA। DNA बिना RNA के फंक्शन नहीं कर सकता है, बट RNA एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफ़र नहीं होता है। RNA ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्या ट्रांसफ़र होगा? DNA ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? DNA। वायरस में ऐसा नहीं है, वायरस में हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? RNA। वायरस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में RNA को ही ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो S बैक्टीरिया का RNA R बैक्टीरिया के अंदर तो पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अगेन यहाँ पे क्या दिखा उनको? नो चेंज। अब क्या लिया? S बैक्टीरिया का DNA। अब यहाँ पे क्या दिखने लगेगा बेटा? चेंज हो जाएगा, और ये R बैक्टीरिया सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? S में। यहाँ पे हमको दिख गया चेंज, ठीक है। सारे R बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए कौन से बैक्टीरिया में? S बैक्टीरिया में। अब हम लोग का जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको पता है यार साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स में जैसे आप लोग एक RNA का टाइप पढ़े थे, कौन सा? कैटालिटिक RNA, है ना। कैटालिटिक RNA इट वाज एक्टिंग एज एंजाइम। तो मतलब एंजाइम की भी डिस्कवरी बेटा ऑलरेडी हो चुकी है ना। पता है हमको कि यार अलग अलग एंजाइम अलग अलग बायोमोलिक्यूल को काटने के लिए हमारे पास है। जैसे प्रोटीएज किसको काटेगा? प्रोटीन को। डीएनएज किसको काटेगा? डीएनए को। आरएनएज किसको काटेगा? आरएनए को। तो इन्होंने क्या किया, ये सब कल्चर में, है ना, जैसे ये डीएनए लिया तो डीएनए के साथ किसको डाल के देखा? आरएनएज को डाल के देखा। तो आरएनएज क्या डीएनए को कट कर सकता है? क्या डीएनए का कोई भी बाल भी बांका कर सकता है? नहीं। तो अगेन यहाँ पे क्या दिखेगा हमको? चेंज दिख जाएगा। डीएनए के साथ इन्होंने प्रोटीएज डाल के देखा। प्रोटीएज क्या करेगा? सिर्फ प्रोटीन को कट करेगा। डीएनए क्या रहेगा? अगेन अनचेंज्ड, है ना। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या रहेगा? नो चेंज। लेकिन डीएनए के साथ अगर क्या डाल दें? डीएनएज, तो क्या हो जाएगा? डीएनएज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को ब्रेक डाउन कर देगा। डीएनए ब्रेक डाउन हो गया तो क्या ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? तो अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो फिर से मतलब इन लोग दो बार ये साबित किए कि भाई जब डीएनए दे रहे थे तब यहाँ पे आर बैक्टीरिया एस बैक्टीरिया बन रहा था। डीएनए के साथ डीएनए का डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम दे रहे हो तब वहाँ पे कोई चेंज नहीं दिख रहा है। मतलब डीएनए है जो एक्चुअली है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। समझ में आई बेटा चीज़ें यहाँ तक? ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? लिख लो। बना लो। ओके, सारे साइंटिस्ट का चीन से क्या प्रॉब्लम? जोसेफ प्रीस्टली के बेचारे को मार दिया बेलजार में। हमको भी मारना है ना उनको, इसलिए
लिखो स्टेटमेंट। Hence, this experiment proves DNA is transforming principle. Next point. Also protein digesting enzyme RNA digesting enzyme did not affect this transformation. Did not affect transformation. Therefore DNA is a hereditary material. देख लिया। अब इनके एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, पर लोग इस चीज़ को नहीं माने, बोले कि नहीं, दिस एक्सपेरिमेंट इज अगेन इनसफिशिएंट टू प्रूव कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। ये तो आपने बैक्टीरिया में किया है ना। आपका हो सकता है यहाँ पे कुछ और भी फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। इस आर स्ट्रेन के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कन्वर्ट अपने आप हो रहे होंगे। कुछ तो भी ऐसा होगा कि इनको ये सही नहीं लगा, बोला कि नहीं, अभी भी थोड़ा गुंजाइश बचा है, हमको एक और अच्छा फुल प्रूफ एक्सपेरिमेंट चाहिए, है ना। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो प्रूफ हो गया था कि डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब जिसको पहले क्या सोचा जा रहा था, प्रोटीन। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या सोच रहे थे अपन, उसको प्रोटीन। इनके एक्सपेरिमेंट के बाद ये तो हो गया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है, डीएनए। बट टू प्रूफ डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल, एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, दैट इज नोन एज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नंबर 3। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में बेटा इन्होंने लिया एक ई-कोलाई क्या है, बैक्टीरिया। अभी पिछले दोनों एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या लिए थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, उसका आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन, यही देख रहे थे। यहाँ पे बैक्टीरिया चेंज कर दिया गया, है ना। क्यों चेंज कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे इन लोग बोल रहे थे यार ये आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन दोनों मिलता जुलता बैक्टीरिया है, ये तो अपन हेरिडिटरी मटेरियल नहीं मान सकते इसको। अब इन्होंने बैक्टीरिया किसको ले लिया, ई-कोलाई। एक लिया बैक्टीरियोफेज। व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, इट इज वायरस विच इज इन्वेडिंग बैक्टीरिया, है ना। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है वायरस, उसको अपन क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। थर्ड इन्होंने लिया रेडियो एक्टिव आइसोटोप। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोप, व्हाट इज आइसोटोप, व्हाट सेम mass, same atomic number, different atomic mass. What do you mean by atomic mass? Different atomic number, same atomic mass. बाजू में किसी क्लास चल रही है, ओपी सर की क्लास चल रही है क्या, बुला लो क्या एक बार, कि अपने होनहार बच्चों को देखो, यही नहीं पता है।
1418 क्या है? एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल बस टेबल में चिपका के रखने के लिए? कितने लोग चिपका के रखे हैं पीरियोडिक टेबल? वेरी गुड। तो चिपका के क्या वो तुम्हारी दीवार का शोभा बढ़ा रहा है? फिर बोलते हो कि इनऑर्गेनिक नहीं बनता। कैसे बनेगा? ये तो हालत है। चलो और बेसिक क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा कि एटॉमिक मास? तो C18 में कार्बन का 1418 जो लिखा हुआ है वो एटॉमिक नंबर है? मास है। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है? 6। पीरियोडिक टेबल पढ़ो रोज, ज़्यादा दूर नहीं है नीट कि हमको 11th में तो कम इनऑर्गेनिक पढ़ना था। हमको क्या ऐसे ही थॉट आ रहे हैं तुम्हारे दिमाग में? नहीं पढ़ाया गया इनऑर्गेनिक? पढ़ाया तो गया है। नहीं बोला गया पीरियोडिक टेबल देखने? बोला तो गया है। तो जो चिपका के रखे हो वो क्या है? हेलो हाय बाय, बस यही करने के लिए? आप लोगों को अभी तक 11th से जब इंसान 12th में आता है ना तो पीरियोडिक टेबल पूरा रटा जाना चाहिए। ऐसा भी हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नंबर मास सबका पता होना चाहिए। तब इनऑर्गेनिक ऐसा खेलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा खेलोगे टिप्स में, है ना? समझ में आ रही बातें? तो अपने अंदर झांको कि कहाँ गलती करते हो तो जाके केमिस्ट्री नहीं बनती है। ठीक है, ये बेसिक है। आपको पीरियोडिक टेबल बेटा रटा जाना चाहिए। कोड वर्ड मिला है उसके लिए? क्या फ़ायदा फिर कोड वर्ड देने का, निमोनिक्स देने का? ऐसा ग्रुप वाइज याद करके क्या फ़ायदा जब आपको एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर मास ही नहीं पता है? आर्गुमेंट याद होता है तो ऐसा हल्के आवाज में नहीं बोल रहा होता। हाँ। तो आइसोटोप क्या होते हैं? एग्जाम्पल कार्बन। कार्बन का नॉर्मल मास क्या है? 12। क्या जो 12 एटॉमिक मास है वो रेडियो एक्टिविटी शो कर सकता है? रेडियो एक्टिविटी शो करने के लिए थोड़ा हटना पड़ता है ना? कुछ तो बढ़ाना पड़ेगा। न्यूट्रॉन बढ़ाओ, प्रोटॉन बढ़ाओ, कुछ तो बढ़ाओ, तब तो उसमें एनर्जी आएगी एक्स्ट्रा। नहीं तो कहाँ से आएगी एनर्जी, है ना? यूजुअली आपका जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं यूजुअली उसी का अपन क्या कर देते हैं? डबल। तो मॉलिक्यूलर मास निकल जाता है। 6 है तो 6 का क्या? 12, है ना? यूजुअली, नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, मतलब ये जितने अपन जो भी आइसोटोप अभी मैं लिखने वाली हूँ, जो भी एलिमेंट लिखने वाली हूँ, उसका मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास से क्या होना चाहिए? डिफरेंट। ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, डिफरेंट होना चाहिए, जिसमें भी अपने को क्या रहे? एनर्जी मिले ज़्यादा, जिससे वो क्या शो करे? रेडियो एक्टिविटी। अब ये आइसोटोप इन्होंने यूज़ किया है। व्हाट इज P? व्हाट इज S? एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 या 16? सल्फर का 17? 16। मॉलिक्यूलर मास फॉस्फोरस का 31 कि 30 कि 32?
सल्फर का 32। तो मतलब ये दोनों चीज़ तो हमको दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमको क्या चाहिए, रेडियो एक्टिव। अब या तो आपको 31 से ज़्यादा या तो 32 से ज़्यादा, ठीक है। अब इन्होंने लिया P32 S35, ठीक है। हमारे पास फॉस्फोरस का क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप P32, सल्फर का क्या है बेटा, S35। दो रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिए गए। अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप मतलब चाहे फॉस्फोरस चाहे सल्फर दोनों ही रेडियो एक्टिविटी शो करने वाले। अब एक्सपेरिमेंट क्या है समझ लो पहले, बाद में बनाना। अब एक बैक्टीरियोफेज, अच्छा बैक्टीरियोफेज का डायग्राम पता है ना सबको, कैसा होता है, ऐसा ही कुछ दिखता है। बैक्टीरियोफेज के पास आरएनए होता है कि डीएनए होता है, आरएनए पे मैम के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं तो डीएनए बोल दो, डीएनए में थोड़ा ठीक लग रहे हैं तो डीएनए पे स्टिक रहो। डीएनए होता है, झांक लिया। बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज नहीं है, बैक्टीरिया नहीं बाबा। ये डायग्राम किसका है, ई कोलाई ऐसा दिखा है, कौन सा ई कोलाई ऐसा होता है, 11th क्लास में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, कौन से चैप्टर में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, बायोमोलिक्यूल्स। तुम लोगों को जो नहीं आता है ना बायोमोलिक्यूल्स में होगा भाई, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर, ठीक है। बैक्टीरियोफेज में चलो, ये क्या है, ये बाहर वाला, ये डायमंड शेप कैप्सूल, कैप्सिड, यूनिट क्या होता है उसका, कैप्सोमियर्स। अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए की आरएनए, वायरस है ना, वायरस। लेकिन बैक्टीरिया को क्या होना चाहिए ना, वायरस है तो आरएनए होना चाहिए, पर आप आरएनए पे ऐसे शक्लें बना रहे हो तो समझ नहीं आ रहा है, वी आर कंफ्यूज्ड। बेटा वायरस अगर आरएनए रखेगा और इस वायरस को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है तो क्या कर पाएगा, घंटा कुछ बिगाड़ पाएगा बैक्टीरिया का, हाँ। आरएनए क्या बिगाड़ पाएगा डीएनए का। ये बैक्टीरियोफेज के पास क्या होना चाहिए, डीएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। व्हाट इज दिस, यहाँ पे क्या रहता है, कॉलर, शीथ, ये क्या होता है, टेल फाइबर्स, ठीक है। अब ई कोलाई बना लेते हैं, पिंक से बनाते हैं ई कोलाई, नहीं पिंक से नहीं बनाएंगे, वाइट से बनाएंगे। ठीक है बेटा, हमारा इकोलाई इज अ प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट के पास अपने को पता है सेल एनवेलप तो बड़ा तगड़ा होता है ना, 3 लेयर होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स, देन ग्लाइकोकैलिक्स के बाद सेल वॉल, सेल वॉल के बाद सेल मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरीके के होते हैं, स्लाइम लेयर है, कैप्सूल। अब इस ई कोलाई को इन्फेक्ट कराना है किससे, बैक्टीरियोफेज। तो इन्होंने जो बैक्टीरियोफेज लिया, इस बैक्टीरिया में सबसे पहले इनका जो प्रोटीन है ना बेटा, इस प्रोटीन पे क्या डाल दिया, S35, मतलब वायरस को वहाँ कल्चर किया, जहाँ पे मीडियम में क्या डाला हुआ है, सल्फर 35। सल्फर इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनी प्रोटीन। जैसे नाइट्रोजन है वैसे ही अपना जो भी आउटर
सेंट्रोमियर्स और कैप्सिड्स रहते हैं ना, उसमें थोड़ा सा सल्फर का कंपोनेंट रहता है। तो जो भी नया वायरस बन रहा है वो वायरस किसको लेता जाएगा, जो अपना कल्चर में पड़ा हुआ सल्फर है ना, उनको थोड़ी पता है रेडियो एक्टिव है क्या है, उनको तो सल्फर से मतलब है। तो उनके कोटिंग में क्या आ गया, रेडियो एक्टिव सल्फर, क्योंकि आपने कल्चर में क्या डाला हुआ है, S35, ठीक है। अब उधर से एक वायरस को उठाया और इसको कहाँ लेके आ रहे हैं अपन, ई कोलाई से इन्फेक्शन कराने के लिए। ई कोलाई को ये इन्फेक्ट करते हैं। देखो S35 सिर्फ ये जो पिंक से बनाया ना वो है, जो आपका DNA है दैट इज नॉर्मल, क्योंकि DNA में कुछ सल्फर पड़ा है क्या, DNA में क्या होता है, फॉस्फोरस, तो अपने को DNA में कोई असर नहीं हुआ सल्फर का, क्योंकि वो सल्फर कहाँ से, कल्चर से लिया जा रहा है, तो उनके कोटिंग के लिए लिया जा रहा है। समझ में एक बात है यहाँ तक। अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्ट करा दिया। अभी मत बनाओ यार, मैं समय दूंगी ना बनाने का, सब्र करो, समझ नहीं आएगा फिर। इस स्टेप को बोले क्या बोले बेटे, इसको इन्फेक्शन। मतलब बैक्टीरियोफेज को क्या अलाउ किया, टू इन्फेक्ट ई कोलाई। कोई भी वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है एक्चुअली, वो अपना जेनेटिक मटेरियल को पास करेगा अंदर बैक्टीरिया के। वायरस क्या करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर पास करेगा, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच करेगा और बैक्टीरिया को अपने अकॉर्डिंग कमांड देने लगेगा और क्या बनवाने लग जाएगा, बैक्टीरियोफेजेस, है ना। हर वायरस का यही है, हमारी बॉडी में भी इन्फेक्ट करता है तो हमारे सेल से वो काम कराता है जो वो करवाना चाहता है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्फेक्शन कराया। इन्फेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ई कोलाई का, ये ई कोलाई का जेनेटिक मटेरियल था, अंदर क्या आ गया बेटा, किसका जेनेटिक मटेरियल आ गया, वायरस का। प्रोटीन कोड कहाँ लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है, ठीक है। प्रोटीन कोड तो अंदर नहीं आ सकता है, ऑलरेडी प्रूफ हो चुका है, प्रोटीन पास नहीं होता है। क्या पास होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो भी अभी हमको पता है क्या पास होता है, DNA। अब तो हमको बस उसको प्रूफ करना है कि एक्चुअल में हो रहा है कि नहीं। अब इस प्रोसेस को इन्होंने बोला सेकेंड स्टेप इज ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब है मिल जाना। क्या मिल गया, वायरस का DNA मिल गया किसके साथ, बैक्टीरिया के DNA के साथ। अब क्या करेंगे ये लोग, एक प्रोसेस होता है बेटा, कौन सा बताया है मैंने पहले भी आपको, सेंट्रीफ्यूगेशन। व्हाट डू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन, होता क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन, घुमाते हैं कुछ, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स, सेंट्रीफ्यूगल इज अवे फ्रॉम द सेंटर। जब अपन राइबोसोम का 60S 70S लिखते थे, 50S 80S ये सब लिखते थे, तो जो S वर्ड था क्या रिप्रेजेंट करता था, तो वो कैसे आता था, जब राइबोसोम को क्या किया जाता था, सेंट्रीफ्यूगेशन। तब वो राइबोसोम कौन से लेवल पे आ रहा है, 60 पे आ रहा है, 70 पे आ रहा है, उस बेसिस पे आप प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के राइबोसोम को सेपरेट कर देते हैं, राइट। तो वही सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस यहाँ भी यूज़ किया गया। क्या करेंगे अपन, इस ई कोलाई को लिया, क्या किया, घुमाया गया जोरदार, ठीक है। रोटेशनल फोर्स दिया गया, RPM 3000 4000 5000 RPM फोर्स। इस फोर्स की वजह से जो ई कोलाई है ना, इस ई कोलाई में क्या लगा हुआ है बेटा, बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड। ये जो भी अटैच दिख रहा है, जब इतना तेजी से घूमेगा, है ना, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वायरस कोड हट जाएगा, डीअटैच हो जाएगा, किससे, बैक्टीरिया से। और सेंट्रीफ्यूगेशन का एक फंडा है सिंपल, कि उसमें अपन लास्ट में क्या कराते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जब भी सेडिमेंटेशन करा रहे हो आप, जो भी चीज़ हैवी है वो कहाँ जा रही है, नीचे, जो भी चीज़ लाइट है वो कहाँ रह रही है, ऊपर, ठीक है। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें हमको क्या दिख रहा है, बैक्टीरिया हैवी है कि वायरस का कोटिंग, बैक्टीरिया हैवी, ऑब्वियस सी बात है, एक तो इसके पास इतने सारे एनवेलप, ऊपर से मास हमको पता है, एटॉमिक वो मास नहीं भैया, बैक्टीरिया का साइज पता है, पहले भी पढ़े हो। अब
आपको पता है कि ये तो सिर्फ क्या है, प्रोटीन, इसके पास क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो भी दो दो, है ना। ऑब्वियसली बात है, ये पूरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैवी होगा किससे, इस प्रोटीन कोड से। तो बैक्टीरिया कहाँ सेटल होने वाला है, नीचे। मैं अभी एक एक बैक्टीरिया का बना रही हूँ ना बेटा, कचरा नहीं कर रहे अपन। जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ है उसमें क्या किए, 2-3 बैक्टीरिया लिए, है ना। तो सारे बैक्टीरिया आपको कहाँ दिख रहे हैं, नीचे दिख रहे हैं। प्रोटीन कोड कहाँ दिख रहा है, ये ऐसा सरफेस पे दिखने लगेगा, तैरता हुआ, है ना। तो जो भी चीज़ तैरती हुई दिखती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सुपरनेटेंट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, सुपरनेटेंट। जो नीचे आ गया है उसको क्या बोल रहे हैं, पैलेट। तो पैलेट्स क्या हुए हैं, नीचे सेटल हुए हैं, सुपरनेटेंट जो ऊपर तैर रहा है। सुपरनेटेंट क्या है इस एक्सपेरिमेंट में, प्रोटीन कोड। पैलेट क्या है हमारा, ई कोलाई। अब इसमें अगर अपन एक्सरे पास करते हैं, एक्सरे क्यों पास कर रहे हैं, टू चेक रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी किस में था बेटा, किस पे था, प्रोटीन कोड पे। तो जब इस टेस्ट ट्यूब को एक्सरे फिल्म से देखा जाएगा तो आपको कौन से हिस्से में रेडियो एक्टिविटी दिखेगा, ऊपर कि नीचे, ऊपर। सबको क्लियर है बेटा ये बात, क्योंकि इसी प्रोटीन में डला हुआ था S35। समझ में आई बात, ठीक है। अंदर क्यों नहीं गया ये, क्योंकि इसका डीएनए वाज अनअफेक्टेड विद S35। हमको S35 सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे था, वायरस के प्रोटीन कोड में। जब एक्सरे से देखा गया तो आपको सुपरनेटेंट में क्या दिखने लग गया, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आई बेटा चीज़ें। नेक्स्ट क्या किया, सेम चीज़, अब क्या किया, वायरस लिया, इस वायरस में बेटा कल्चर क्या किया, फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस किसका एलिमेंट है, सेल प्रोटीन का तो नहीं है, किसका एलिमेंट है, डीएनए का। तो डीएनए जब जब बनेगा, जब जब नया वायरस बना उस कल्चर में, वायरस तो ऑब्वियसली बात है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वायरस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जितने नए वायरस बन रहे हैं उनको डीएनए बनाना है। डीएनए बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए। फॉस्फोरस कहाँ से लेंगे, कल्चर से लेंगे। कल्चर में जो पड़ा हुआ फॉस्फोरस है उसके पास क्या है, P32, इट हैज़ रेडियो एक्टिविटी। इस वायरस के अंदर क्या पहुँच गया, डीएनए में P32। प्रोटीन कोड को कोई असर पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि प्रोटीन कोड में फॉस्फोरस का कोई कंटेंट नहीं है। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात। अब अगेन सेम चीज़ किया, ई कोलाई। ई कोलाई का अगेन इन्फेक्शन कराते हैं। इन्फेक्शन का मतलब बैक्टीरियोफेज को कहाँ पे लगा दिया, ई कोलाई के ऊपर, कि भाई अब ये क्या करेगा, यहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल को पास करेगा ई कोलाई के अंदर। इस प्रोसेस को क्या बोले, अगेन इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्या होगा हमको पता है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब क्या था, जो ई कोलाई का डीएनए था इट विल बाइंड विथ वायरल डीएनए, ठीक है। ये वायरल डीएनए के पास क्या है, P32। अब क्या होगा, फिर से क्या करेंगे बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में जो भी हल्की चीज़ है वो कहाँ पे, ऊपर। ऊपर हल्की चीज़ का मतलब है प्रोटीन कोड, फिर से कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। और बैक्टीरिया कहाँ पे रहेगा, नीचे। इस बैक्टीरिया के पास दोनों का डीएनए, वायरस का भी और अपना बैक्टीरिया का खुद का भी। अगेन क्या किया, एक्सरे फिल्म लगाया, देखा कौन से सेक्शन में रेडियो एक्टिविटी दिख रहा है। कहाँ दिखेगा बेटा, नीचे, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी कहाँ डाला था, डीएनए में। डीएनए कहाँ पे आ चुका है, ई कोलाई के अंदर। इस एक्सपेरिमेंट में अब क्या आपको प्रूफ हो गया कि डीएनए इज़ द एक्चुअल हेरिडिटरी मटेरियल, क्योंकि जब हमने प्रोटीन में रेडियो एक्टिविटी डाला तो बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखा। जब हमने डीएनए में रेडियो एक्टिविटी डाला तो बैक्टीरिया में भी रेडियो एक्टिविटी पहुंच गया। समझ में आई बेटा चीज़ें। तो दिस वाज द फाइनल अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। इट वाज डन बाय हर्शी एंड चेज, दो साइंटिस्ट हैं। इनके प्रूफ को बोला जाता है अनइक्विवोकल प्रूफ। क्यों बोलते हैं इसको अनइक्विवोकल प्रूफ? क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बाद नो वन कांट, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर पाया
कि नहीं नहीं ये एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं है, बिल्कुल प्रूफ कर दिया। रेडियो एक्टिविटी हमको बाकायदा दिखने लग गई कहाँ पे, बैक्टीरिया में दिखने लग गई, जब हमने वायरस के डीएनए में क्या डाला था, रेडियो एक्टिविटी। समझ में आया बेटा चीज़ें? यहाँ पे आप डायग्राम बनाओगे तो यहाँ ऐसा लिख लेना, रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व। बना लो। अपन एक एक का डायग्राम बनाए एनसीईआरटी में, ज़्यादा है ना, मतलब बैक्टीरियोफेज 3-4, बैक्टीरिया 3-4 है ना। हो गया?
बन गया? कितने लोगों को बचा है? जल्दी करो बच्चों। हो गया? इस एक्सपेरिमेंट को ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना। ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। इसमें अपने को क्या दिखता है? एक स्टेप ब्लेंडिंग दिखता है, उस वजह से इसका नाम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी है। नेक्स्ट हेडिंग इज, तो तीनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। पहला एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने। उसने क्या बताया? कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है जो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जाता है और उसको चेंज कर देता है। उस समय क्या सोचा जा रहा था कि वो मटेरियल है प्रोटीन। उसके बाद जो मैकलोड, एवरी एंड कार्टी ने किया था, उससे हमको पता चला था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए। बट अगेन डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल वाज नॉट येट प्रूव्ड। हर्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट किया अपन ने थर्ड, जिससे क्या फाइनल प्रूफ मिल गया कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है, ये तीन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद हमको पढ़ना है एक रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल बेटा डीएनए भी है और कहीं कहीं आरएनए भी है। तो एक्चुअली ये जो किया गया था रिक्वायरमेंट, ये क्या देखने के लिए किया गया था? डीएनए वर्सेस आरएनए, मतलब विच इज़ बेटर जेनेटिक मटेरियल, डीएनए बेटर है कि आरएनए बेटर है। अभी जितना वर्ल्ड में जितने स्पीशीज़ हैं सबके पास मेनली हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए। सिर्फ किसके पास बच गया है? आरएनए, वायरस के पास, है ना। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि डीएनए भी बेटर जेनेटिक मटेरियल है एज कंपेयर टू आरएनए।
तो इसके लिए हम लोग को कोई भी चीज़ को बेटर प्रूफ करना है अगर, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है ना। पहले देखा, दो के बीच में कंपैरिजन करना है, तो आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा किस पे डिपेंड करता है, आपके स्कोर पे। तो आपके स्कोर को कंपेयर किया जाएगा। तो डीएनए और आरएनए में कौन बेटर है कैसे पता चलेगा, जब हम ऐसे ही कुछ लिस्ट करेंगे, पॉइंट आउट करेंगे कि भैया इस फैक्टर में डीएनए का कितने पॉइंट्स, इस फैक्टर में आरएनए कितने पॉइंट्स, तो हमको पता चलेगा कि डीएनए बेहतर है कि आरएनए। तो बेसिकली उसके जानने के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट। कोई भी जेनेटिक मटेरियल का आप ही लोग बताओ क्या होना चाहिए यार, पहला रिक्वायरमेंट कैसा होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल, स्टेबल होना चाहिए, वेरी गुड, इट शुड बी स्टेबल, ठीक है। और क्या होना चाहिए, हाँ स्टेबल हो गया, और लेंथ तो आरएनए डीएनए का सेम है, बताओ और क्या खास बात होनी चाहिए। सारे प्रोसेस अच्छे से परफॉर्म करें, मतलब डीएनए के पास क्या होता है, कोडिंग, आरएनए के पास क्या होता है, कोडिंग। तो ये कोडिंग एक्सप्रेस होना चाहिए इन द टर्म्स ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। मेंडेलियन कैरेक्टर जानते हैं सब लोग, जो आप फिनोटाइप पढ़ते थे। तो ये जीनोटाइप का तभी मतलब है जब ये एक्सप्रेस करके कुछ फिजिकल कैरेक्टर बना पाएंगे, जब इनसे कुछ फिनोटाइप बन रहा है। तो सेकेंड पॉइंट आ गया भैया एक्सप्रेशन, मतलब इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, है ना। एक तो स्टेबिलिटी हो गया, एक तो उनमें एक्सप्रेशन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सोचो सोचो। स्ट्रैंथ तो है ना बेटा, तो क्या फर्क पड़ रहा है, बताओ। कॉइल, आरएनए भी कॉइल है, डीएनए भी कॉइल है, डिफरेंस कैसे करोगे, बोलो बेटा, बोलो। हाँ, टाइम, क्या टाइम, लाइफ स्पैन। वो लोग मृत्यु उनको नहीं मिलती बेटा, जब तक हम नहीं मरेंगे हमारा डीएनए नहीं मरेगा। सेल डिवीजन में क्या करते हैं अपन, सेल डिवीजन में क्या करते हैं, क्या करते हैं, सेल डिवीजन, रेप्लिकेशन। आपको ग्रोथ करना है तो आपको सेल का डिवीजन करना पड़ेगा। सेल डिवीजन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन, तभी तो आप डॉटर सेल्स में डिवाइड कर पाओगे। तो जेनेटिक मटेरियल हमारा कैसा होना चाहिए, इट शुड एबल टू रेप्लिकेट। थर्ड पॉइंट क्या मिला कि रेप्लिकेशन होना चाहिए भाई, नहीं हुआ तो बांटोगे कैसे आगे जनरेशन में। और क्या हम लोग जब वर्ल्ड चालू हुआ था इंसान ही आ गए थे पहले से, कैसे आए थे, इवोल्यूशन से आए थे। इवोल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, रेडिएशन, वेरिएशन। वेरिएशन कैसे आता है, क्या बोलते हैं उस टर्म को, जेनेटिक लेवल पे म्यूटेशन, करेक्ट। म्यूटेशन होने का स्कोप रहना चाहिए, देयर शुड बी स्कोप फॉर म्यूटेशन, तब तो क्या होगा आगे चल के इवोल्यूशन हो पाएगा, ठीक है। ये म्यूटेशन लेकिन नेचर में कैसा होना चाहिए बेटा, स्लो। इवोल्यूशन कैसा है, स्लो प्रोसेस। फास्ट म्यूटेशन करने लगोगे तो क्या होगा, खत्म, कोरोना आया गया। आप हो अभी तक कितने साल के हो गए, 17 17 17 के हो गए। तो
तो 17 साल से आप जीवन जी रहे हो, क्यों? क्योंकि आपके जो म्यूटेशंस हैं वो कैसे स्लो। वायरस क्या कर रहा था गलती? फास्ट म्यूटेशन कर रहा था। तो फास्ट म्यूटेशन किया तो उसने अपने सारे पैंतरे एक बार में खोल के रख दिए, और हम सारे पैंतरों के खिलाफ क्या बना लिए? वैक्सीन। क्या हम अपना वैरायटी, हम अपने वेरिएशंस कब तक दिखाते रहते हैं? 60 साल, 70 साल, 100 साल तक दिखाते रहेंगे। क्या पता जब आप रिप्रोडक्शन करेंगे तो आप जो बच्चा पैदा करेंगे वो एक अनोखा हो, अलग वेरिएशन, है ना। तो ये सब कैसा पॉसिबल है? जब म्यूटेशन कैसा चले बेटा? स्लो। फटाफट कोई भी चीज़ फास्ट होती है वो चीज़ क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अब ये चार तो हमको क्या मिल गए? रिक्वायरमेंट्स। अब कंपेयर करते हैं डीएनए को आरएनए से। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में डीएनए में ऐसा क्या बात है? स्टेबिलिटी। डीएनए वर्सेस आरएनए कर रहे हैं। स्टेबिलिटी में बताओ डीएनए और आरएनए में कौन ज़्यादा स्टेबल लगता है आपको? क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यस। स्ट्रैंड्स कितने हैं इसके पास? डबल स्ट्रैंड। ये कितना है? सिंगल स्ट्रैंड। तो ऑब्वियस सी बात है जिसके पास 2 स्ट्रैंड है वो क्या है? ज़्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू सिंगल स्ट्रैंड। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो है, और डीएनए के पास बेटा एक नाइट्रोजनस बेस पेयर है, कौन सा? थाइमिन। आरएनए के पास क्या है? यूरेसिल। थाइमिन इज मोर स्टेबल। थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल। ये डिफरेंस की वजह से भी डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। थर्ड चीज़ जो मिलती है डीएनए में और आरएनए में डिफरेंस क्या है बेटा? एक शुगर में डिफरेंस है। डीएनए के पास कैसा शुगर था? डीऑक्सीराइबोस। इनके पास क्या था? राइबोस। डीऑक्सीराइबोस में क्या नहीं होता था? OH ग्रुप। और हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से देख रहे हैं OH ग्रुप जहाँ जहाँ रहता है वहीं पे एक्चुअली बन जाता है बॉन्ड। जहाँ बॉन्ड बनता है वहाँ पे हो जाता है रिएक्शन, है ना। तो जिसके पास OH ज़्यादा वो ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, तो डीएनए क्योंकि ये कैसा शुगर है इसके पास? डीऑक्सीराइबोस शुगर, it is less reactive, and RNA is more reactive. तो जो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी ऑब्वियस सी बात है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। अपने नॉर्मल स्टेट पे नहीं रह पाएगा वो। ठीक है, हम लोग एक आरएनए का टाइप पढ़े थे, कैटालिटिक आरएनए। कैटालिटिक आरएनए का मतलब क्या है? आरएनए कैन एक्ट एज एंजाइम। एंजाइम का फंक्शन क्या है? स्पीड अप रिएक्शन। मतलब डीएनए को तो अपन कभी नहीं बोले यार कैटालिटिक, तो ऑब्वियस सी बात है आरएनए इज रिएक्टिव अगेन। ठीक है, इस चीज़ से भी हमको पता चलता है कि आरएनए का नेचर कैसा है बेटा? कैटालिटिक नेचर। तो किसको ज़्यादा पॉइंट्स मिल गए? डीएनए को। तो इट इज मोर स्टेबल। जीत गया, एम्स कॉलेज मिल गया इसको। वर्सेस कर रहे हैं तो इसको एम्स मिल गया, आरएनए को नहीं मिला इसलिए वायरस में पड़ा हुआ है। तुम लोग डिसाइड कर लो तुम लोग को वायरस बनना है कि क्या बनना है। ठीक है, स्टेबिलिटी डन। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब जो जेनेटिक कोडिंग है उससे फिनोटाइप बनना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ में इक्वल पॉइंट मिलता है डीएनए को भी और आरएनए को भी, क्योंकि जेनेटिक कोडिंग आपको पता है कितने से बनता है बेटा? कितने बेस पेयर से? 3 बेस पेयर से। सब 3 बेस पेयर के अलग अलग एमिनो एसिड। डीएनए तब तक एक्सप्रेस नहीं हो सकता जब तक कौन साथ ना दे? आरएनए। और आरएनए तब तक काम नहीं कर सकता जब तक कौन ना रहे? डीएनए, क्योंकि आरएनए तो रिएक्ट करता रहेगा। तो हमारे पास डीएनए और आरएनए के लिए क्या मिल गया है? एक्सप्रेशन। तो दोनों कर सकते हैं, दे हैव बोथ इक्वल पॉइंट्स। रेप्लिकेशन इक्वल पॉइंट देंगे। रेप्लिकेशन आरएनए भी कर सकता है, रेप्लिकेशन डीएनए भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। भले हम बोल सकते हैं डीएनए को ज़्यादा टाइम लगेगा, आरएनए को कम टाइम लगेगा, बिकॉज आरएनए का स्ट्रैंड कितना है? सिंगल। डीएनए का कितना है? डबल। टाइम से क्या लेना देना है।
ठीक है, यहाँ पे रेप्लिकेशन के टाइम से हमको कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं स्कोप फॉर म्यूटेशन। अब आरएनए में क्या प्रॉब्लम होता है बेटा? आरएनए में आपको सबको पता है म्यूटेशन कैसा होता है, फास्ट म्यूटेशन, ठीक है। तो आरएनए अगेन इसका पॉइंट्स क्या हो गया, कट। डीएनए में म्यूटेशन कैसा होगा, हमेशा स्लो, क्योंकि ये इतना स्टेबल मॉलिक्यूल है, एक तो इतना इसमें चेकिंग सिस्टम चलता है, प्रूफ रीडिंग चलता है, रिपेयर वर्क चलता है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रैंड कितने रहते हैं, डबल। एक में भी म्यूटेशन हुआ ना तो दूसरे स्ट्रैंड से हमको पता चल जाता है कि अरे यार ये तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो किसी दूसरे का क्या कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, है ना। जैसे ए किसके साथ बॉन्ड बनाता है, टी, अगर ए के सामने जी दिख रहा है मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हमारे पास दो कॉपी है ना इसका, है ना, दो स्ट्रैंड है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो जी की जगह टी लगा देंगे, ए की जगह क्या लगा सकते हो, सी लगा सकते हो। समझ में आई चीज़ें? तो डीएनए में म्यूटेशन हमेशा कैसा होता है बेटा, स्लो। तो डीएनए इज बेटर जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए, ठीक है, ऑन द टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एज वेल एज म्यूटेशन। म्यूटेशन डीएनए में होता है स्लो, आरएनए में होता है फास्ट। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास 3 पॉइंट है। एक तो आरएनए के पास राइबोस शुगर है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सेकंड, डीएनए के पास डबल स्ट्रैंड है, उस वजह से डीएनए स्टेबल है। थर्ड, डीएनए के पास थाइमिन है जो कि यूरेसिल से क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल। समझ में आएगी बेटा चीज़ें? अब एक चीज़ समझ लेना कि जब दुनिया चालू हुई थी तो पहला जेनेटिक मटेरियल था आरएनए, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज़ बताया। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल थॉट, सोचा क्या गया था, प्रोटीन। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली क्या था, आरएनए, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। डीएनए बाद में आया, ठीक है। तो जब आरएनए था या अभी भी हम अपने पास डीएनए रखते हैं, क्या आरएनए के बिना फंक्शन कर सकते हैं? नहीं। क्या इस वर्ल्ड से आरएनए को हटा दें तो आप कोई भी काम कर पाओगे डीएनए से? नहीं। तो डीएनए इज अ बेटर स्टोरेज मटेरियल। मतलब अगर हमको जेनेटिक कोडिंग को स्टोर करके रखना है कहीं पे, तो सबसे बेटर मटेरियल तो क्या है, डीएनए, क्योंकि स्टेबल है, म्यूटेशन स्लो हो रहा है तो आराम से न्यूक्लियस के अंदर पड़े रहते हैं, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। बट आरएनए दे आर बेटर, दे आर बेटर फॉर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब एक्सप्रेशन, प्रोटीन बनना, हर चीज़ करवाना, तो इसमें आरएनए ज़्यादा वर्क करता है। समझ में आ गया? तो कोई भी चीज़ में इसके वजह से अभी भी हमारे अराउंड क्या है बेटा, आरएनए वर्ल्ड जो शुरू भी चालू भी आरएनए से हुआ था, अभी भी हम आरएनए को पूरी तरीके से भगा नहीं सकते, बिकॉज हम फंक्शन ही नहीं कर सकते। मेटाबॉलिज्म करना है, अगर मेटाबॉलिज्म मतलब डीएनए से कुछ भी काम करवाना है तो क्या लगता है, आरएनए, प्रोटीन, आरएनए। डीएनए से अगर कुछ भी काम करवाना है, डीएनए को एक्सप्रेस कराना है, डीएनए को रेप्लिकेट कराना है, तो आप अभी सब देखोगे, आप लोगों को 3 प्रोसेस पता है। व्हाट इज रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए का बनना। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए। ट्रांसलेशन मतलब आरएनए से प्रोटीन का बनना। ये अभी तीनों अपन स्टेप्स प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। आप तीनों प्रोसेस में देखोगे बिना आरएनए के काम नहीं चलेगा। इवन डीएनए से डीएनए बनाने में भी हमको आरएनए की हेल्प लगती है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए वर्ल्ड, ठीक है। ये आरएनए वर्ल्ड बिकॉज एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड आरएनए। इससे हमको पता चलता है कि यार पहला जेनेटिक मटेरियल क्या रहा होगा, आरएनए। इस वजह से आरएनए का आज तक इतना क्या है, डोमिनेंस है।
क्योंकि आरएनए कम स्टेबल था, क्योंकि आरएनए फास्ट म्यूटेशन कर रहा था, तो आरएनए अपने आप में म्यूटेशन करके क्या बना लिया, डीएनए। इजी था म्यूटेशन करना, क्यों, आरएनए को अपना बस राइबोस शुगर को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, डीऑक्सीराइबोस में। सिंगल स्ट्रैंड को किस में कन्वर्ट करना पड़ा, डबल स्ट्रैंड में। बाकी तो सब चीज़ बिल्कुल सेम है डीएनए आरएनए का, ठीक है। तो एक छोटा म्यूटेशन किए और आरएनए इवॉल्व इनटू डीएनए, ठीक है। समझ में आई बातें, तो थोड़ा सा लिख लो। एज एनवायरनमेंट बिकम्स स्टेबल, एज एनवायरनमेंट बिकम्स स्टेबल, RNA changed itself by small chemical modification. RNA changed itself by small chemical modification into DNA. और केमिकल मॉडिफिकेशन बेटा आपको पता है क्या क्या चेंज किया, शुगर चेंज किया, यूरेसिल की जगह क्या लिया है, थाइमिन। स्ट्रैंड्स कितने कर लिए, डबल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बायोकैटालिसिस, फॉर बायोकैटालिसिस RNA was replaced by protein enzymes. RNA was replaced by protein enzymes. इसका मतलब क्या है, हमको पहला जेनेटिक मटेरियल पता चल गया क्या था, आरएनए। बेटा पहला एंजाइम भी क्या था, आरएनए। पढ़ा था हमने कैटालिटिक आरएनए। आरएनए ही एंजाइम की तरह फंक्शन करता था, और जो ह्यूमंस में एंजाइम का रोल प्ले करते हैं उनको अपन बोलते हैं बायोकैटलिस्ट, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बायोकैटालिसिस, है ना। अब आज की दुनिया में हमको पता है एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो आरएनए वहाँ पे भी केमिकल मॉडिफिकेशन किया, एंड अब जो एंजाइम्स मिल रहे हैं वो कौन से मिल रहे हैं हमको, प्रोटीन वाले। आरएनए एंजाइम कहाँ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया में। कौन सा एंजाइम है वो, राइबोजाइम। समझा सबको, ठीक है। बाकी जितने एंजाइम है, ट्रांसफरेज, लाइगेज, इतने सारे एंजाइम्स हैं, सारे के सारे क्या हो चुके हैं, प्रोटीन। आरएनए क्योंकि स्टेबल नहीं था, स्टोरेज करने में दिक्कत हो रहा था, केमिकल मॉडिफिकेशन किया, क्या बना दिया, डीएनए। बट स्टिल लिखो, बट स्टिल, बट नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, बट स्टिल all essential processes like metabolism, translation, splicing, ठीक है, evolved around RNA, therefore there is a RNA world, समझ आ गया, ठीक है। फर्स्ट थॉट जेनेटिक मटेरियल सोचा क्या गया था, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए, मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल डीएनए, मोस्ट स्टेबल डीएनए, बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर स्टोरेज डीएनए, बेटर जेनेटिक मटेरियल फॉर मेटाबॉलिज्म आरएनए। समझ गया बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब 15 मिनट बचे हैं, तो आई कांट स्टार्ट रेप्लिकेशन बड़ा टॉपिक है, आधा अधूरा नहीं पढ़ाऊंगी मैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट रेप्लिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ट्राई नॉट टू मिस द क्लास। रेप्लिकेशन करेंगे कल नहीं, कब रहती तुम्हारी क्लास, ट्यूसडे है ना, तो छुट्टी है, आई की छुट्टी है, अच्छा तुम्हारा वेकेशन चालू हो रहा है क्या,
ठीक है, तो अच्छी बात है, रेप्लिकेशन नहीं चालू करते हैं फिर, नहीं तो तुम लोग तो घूम फिर के आओगे तो बीच रेप्लिकेशन में मनाली शिमला सब भूल जाएगा, तो कहाँ समझ में आएगा। तो जल्दी आ जाना, 31st क्लास स्टार्ट होगी तो 31st आ जाना। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, अभी तक तो सिर्फ ये क्या था, ट्रेलर था बेटा, अभी तो सिर्फ समझें डीएनए आरएनए क्या है क्या नहीं है। अब एक्चुअल स्टार्ट होगा कहानी, प्रोसेस, मैकेनिज्म, कैसे डीएनए से डीएनए बनाते हैं, कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, कैसे आरएनए से प्रोटीन बनता है, पूरा मैकेनिज्म, एक एक क्लास एक एक मैकेनिज्म में जाएगा। रेप्लिकेशन में हो सकता है 2 क्लास भी चला जाए, ठीक है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर, ट्राई नॉट टू मिस। वीडियो से मज़ा नहीं आता है, देखो तुमको पता है कि वो दैट इज़ नॉट एफिशिएंट, ठीक है। ट्राई नॉट टू मिस द क्लास। 4 क्लास, इसके बाद ट्रांसलेशन जब मैं पढ़ाऊँगी उसी समय जेनेटिक कोडिंग बताऊँगी। जेनेटिक कोडिंग आपको पता है कितना खतरनाक है ना। तो उसमें निमोनिक्स बताऊंगी, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, कैसे क्वेश्चंस क्रैक करने हैं नीट में, है ना। इतना बड़ा टेबल नहीं बना सकते हैं, तो कब सिर्फ उतना ही पार्ट बनाना है, तब जाके आप जैसे क्वेश्चन नीट में टफ आता है कि भाई UAC किसको कोड करता है ना, 4 अमीनो एसिड रहेंगे, तो आप पूरा टेबल थोड़ी सोचते रहोगे बैठ के, है ना। तो आपको रट तो सकते नहीं यार, इतने तो कैपेबल हो नहीं कि 64 कोडॉन्स 20 अमीनो एसिड रट ले, तो निमोनिक्स से ही पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। और डब्बा बनाने का एक ट्रिक होता है, वो सब ट्रांसलेशन के साथ पढ़ाना है। तो ट्रांसलेशन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक ट्रांसक्रिप्शन नहीं समझ में आएगा, ट्रांसक्रिप्शन तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक रेप्लिकेशन नहीं समझ में आएगा। अभी तक तो सिर्फ ये शुरुआत था। नेक्स्ट क्लास से मॉलिक्यूलर बेसिस एक्चुअली स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल स्टार्ट होंगे, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये सबसे कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, एक आध आ गए तो आ गए, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चन सब उधर से आते हैं, ठीक है, समझ गए। तो डोंट मिस द क्लास, एंड जिसको डाउट है वो मुझे मैसेज कर देना, आज बेटा मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है। तो आई वोट बी सिटिंग इन द केबिन, तो जो भी होगा, आप डाउट होता है ना, तो आई हैव अ डाउट लिख के मत भेजा करो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि यस टेल मी का रिप्लाई कर पाऊँ मैं आप लोगों को। सिंपली विश करो, मन है तो। NCERT का लाइन समझ में नहीं आ रहा है तो पैराग्राफ का फोटो खींचो, भेज दो कि मैम यहाँ से यहाँ तक मार्क कर दो, समझ नहीं आया आई विल एक्सप्लेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जस्ट क्वेश्चन का फोटो भेजो। टेस्ट पेपर में जो डाउट रहता है तो उसमें ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 117 समझ नहीं आया, आई डोंट हैव क्वेश्चन पेपर, सीधे फोटो भेजो क्वेश्चन का, आंसर की में मैडम ये आंसर दिया हुआ है, ऐसा पूछना। और ये नहीं कि क्वेश्चन भेज रहे हैं मैडम इसका आंसर क्या होगा, मेरा टेस्ट नहीं है ना, मैं तो बता दूंगी, आंसर की भी बता रहा है आपको आंसर क्या होगा, है ना। आप किस चीज़ में क्यों फंस रहे हो मेरे को वो पता होना चाहिए। मैडम मेरे को आंसर ये लग रहा है बट आंसर ये दिया है, तो वेयर एम आई रॉन्ग, और आंसर की इज़ रॉन्ग, ठीक है। दिस इज़ द राइट एटीट्यूड टू आस्क, तब तो मेरे को पता चलेगा। मैं आप पूछोगे मैडम इसका आंसर क्या होगा, मैं बोल दूँगी सी, मेरे को थोड़ी पता कि आप बी सोच रहे थे, आपका सोच कहाँ पे था, हाउ कैन आई करेक्ट यू ना। समझ में आई चीज़ें। तो जब भी टेक्स्ट करते हो तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। एंड एक बार मैसेज कर देते हो तो डिलीट मत किया करो मैसेज, मेरे को पता चलता है मैसेज डिलीट होता है तो, ठीक है।